गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से वेलकम है आपका केमिस्ट्री वर्ल्ड में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने काफी कुछ मिलके पढ़ा है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन करना सीखा है फर्स्ट चैप्टर में। तो हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन था फर्स्ट चैप्टर का वो यहाँ पे फिनिश हो गया। आगे आएगा बट वो हमारा डेफिनेशन बेस पे होगा, पर जो आपको कैलकुलेशन जो आगे लैब में भी आपको काम आने वाली है वो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया। हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फिगर और डायमेंशनल एनालिसिस इन सबको डिस्कस किया है, कैलकुलेट किया है और आपको भी करना सिखाया है मैंने। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो था किसका, चैप्टर 1 का, वो फिनिश हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं जहां पे हमें काफी लॉज को डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में कुछ लॉज भी दिए हुए हैं जो हमने, ऐसा नहीं है कि जो हम अभी पहली बार पढ़ने वाले हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, बट वही लॉज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में उठ के आए हैं जिनको हमें अब यहाँ पर डिस्कस करना है और उनके कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में समझना है। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं लॉज जो हमारे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इनको पढ़ा है, तो जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो प्रीवियस क्लास में वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जिनको क्लियर है वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट टुडे टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। लॉज मतलब बहुत सारे लॉ होंगे और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया, यहाँ पे केमिकल कुछ कंबाइन हो रहा है। तो ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारी केमिस्ट्री क्या है। हमारी केमिस्ट्री दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, उससे जो आता है हमारे पास क्या प्रोडक्ट, उनका रिजल्ट है, और उसी को डीपली हम किस में स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ लॉ दिए हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉ को समझना पड़ेगा, तभी हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। कैसे? अब देखिए, अगर हमें यही नहीं पता है कि कौन सा लॉ किसी एटम पे या मॉलिक्यूल्स पे या एलिमेंट पे कैसे जाके रिएक्ट कर रहा है या उससे कंबाइन हो रहा है, तो हम फिर उसको बताएंगे कैसे कि इसमें क्या हुआ है। तो रिएक्शंस को समझने से पहले हमें लॉज को समझना पड़ेगा, जो हमें काफी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, सिर्फ हमें उनके कॉन्सेप्ट को याद रखना है बस, और बाकी हमारी केमिस्ट्री हमारे लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें है क्या क्या। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें हम कुछ 5 लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। 5 लॉ में हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ याद आया? यस, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये वही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिटेल देने वाले हैं कि इस लॉ में है क्या आखिर। ओके, इसके बाद सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ सिंपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ हम पढ़ेंगे गे ल्यूसेक, ये साइंटिस्ट नेम है। तो सर जो हमारे थे गे ल्यूसेक सर, उन्होंने हमें ये लॉ दिया है जो हमारा किस पे डिपेंड है, गैसियस वॉल्यूम पे। एंड लास्ट हमारा है एवोगैड्रोस लॉ, जो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं एवोगैड्रोस क्या है, बट इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, तो हम आपको ये एक एक करके समझाते हैं, आप भी इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये हर जगह हर चैप्टर में यूज होंगे, बस अब आपको याद रखना है कि इसको हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अब इसको तो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, तो कुछ तो हमारे दिमाग में क्लियर होगा। ठीक है, और नहीं भी क्लियर है तो हम थोड़ा सा नाम से समझते हैं। लॉ है, ठीक है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड मीनिंग क्या होता है सबको पता है, कंजर्व करना। यस, ठीक है, हाँ, सेफ। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमें मीनिंग समझना है पहले कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब हमें मास को क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, कैसे वो मैं भी समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि लॉ हमें दिया किसने था। ये लॉ हमें दिया था एंटोइन लेवोशियर।
ठीक है। एक सर थे, एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं एंटोइन लेवोशियर सर, इन्होंने हमें ये लॉ दिया था, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंगली इस लॉ में क्या बात कही गई थी हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आपने रिएक्शन की है। हाँ ऑब्वियस बात है, 10th का पहला चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन, तो आप सबने की होगी, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है, एक साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, फिर हमें उससे कंबाइन करके क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं, ओके। ऐसे ही हमने केमिकल रिएक्शन की है, तो हम ये तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पर अब हम यहाँ पे ये समझना है कि ये लॉ है हमारी केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास किस में होता है, मैटर में। मैटर हमने अभी डिस्कस किया है, मैटर क्या है, जिसमें क्या हो, बोथ वॉल्यूम और मास। यस, हमने अभी डेफिनेशन भी पढ़ी है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हमारा मैटर क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ओके। चलिए देखिए, तो हम जो लेवोशियर सर थे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास दो रिएक्टेंट हैं जो कंबाइन हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, लाइक ए और बी आपके पास है, ए भी हमारे पास 10 ग्राम है और बी भी हमारे पास 10 ग्राम है, दोनों कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं सी, उसका वेट कितना होगा, दोनों के कंबाइन, मतलब अगर ए का 10 है और बी का 10 है तो सी का 20 होगा। यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि चाहे रिएक्शन पहले हो या बाद में हो, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मैटर है, उसमें मास का कंजर्वेशन उतना का उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन्स अगर आपने 10 ग्राम ए रिएक्टेंट को लिया है और 10 ग्राम बी रिएक्टेंट को लिया है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 20 ग्राम का ही आएगा। यहाँ पे कोई भी मास का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो एंटोइन जो लेवोशियर सर थे उन्होंने कहा, उनका लॉ था, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। समझ में आया कुछ, अब थोड़ा सा क्लियर होगा ना दिमाग में। मैटर को हम ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से यहाँ बना दे 10 का 10.1 ऐसा कुछ कर दें या 11 कर दें, नो। जितना फिक्स अगर हमारे पास रिएक्शन में है वो उतना ही फिक्स रहेगा। तो मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि रिएक्शन में यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 19 आ जाए, नो। आप ना ही इसको बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैटर की जगह आप ले लो मास, तो हमने मैटर की जगह क्या लिया, मास, ठीक है। तो मास अगर हम ले लेंगे तो हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर क्या है, मैटर में क्या होता है, मास और वॉल्यूम, ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। अब एक बात समझिएगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनमें मास तो ऑब्वियस बात होगा ना, तो ये तो हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने अगर कहा, और मैटर किससे बने हैं, पार्टिकल से, पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, एटम। तो अगर हम इसकी जगह पर ये रखें कि मैटर को, हम मैटर की जगह पे क्या रखने वाले हैं, मास। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अगर हम इसकी जगह पे रख दे मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाँ, तो ये भी लॉ हमारा सही होगा। और अगर हम इसकी जगह पे एटम रखें तो एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओके। तो ये हमने 9th में डाल्टन थ्योरी भी पढ़ी हुई है। उस थ्योरी में ये बोला गया था कि हम एटम को क्या नहीं कर सकते, ना ही हम एटम को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, ओके। तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि इस लॉ में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, 2 एटम है किसके, 2 एटम्स है यहाँ पे हाइड्रोजन के और 2 एटम्स है हमारे क्लोरीन के, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन हो रही है जब क्या बन रहा है, HCl। तो 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के भी यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2। तो यहाँ पे टोटल कितने एटम, 4 एटम बन रहे हैं। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, प्रोडक्ट में भी हमें उतने टोटल एटम्स मिल गए। यहाँ से एक एटम ना ही ज्यादा था
ना ही कम, ठीक है ना। मतलब अगर ये 2 और ये 2, मतलब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 + 2 4 ही हुआ। 4 का ना 5 हुआ ना 5 का 3, ठीक है, समझे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसे हमारे एंटोइन सर ने दिया है, तो उसमें क्या बोला गया है कि हमारा चाहे रिएक्शन के पहले का प्रोडक्ट हो या बाद का हो, उसमें क्या है, मास या मैटर को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना भी उसका पोर्शन होगा किसका, रिएक्टेंट का, जो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, उतना ही हमें प्रोडक्ट में रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है ना। एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या, किसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, CO2 का देख सकते हैं। CO2 में हम देखेंगे कि कितने हैं, एक एटम इसका है, ठीक है, और किसके, ऑक्सीजन का कितने एटम है, 2, ठीक है। 2 एटम ऑक्सीजन कंबाइंड 1 एटम ऑफ कार्बन, तो हमें कितने एटम मिल रहे हैं, 1 2 3। CO2 में कितने, 3 एटम है, 3 एटम ऑफ CO2, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं कि हम जितना भी रिएक्शन में किसको, रिएक्टेंट के एटम्स को लेंगे, उतना ही हमें प्रोडक्ट या रिजल्ट में मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे आपका ये लॉ खत्म होता है। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट में, जिसको आपको करना है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने 9th में पढ़ा था, तो आप होप कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।